Once again, good morning. आज है 12। ठीक है, तो लास्ट क्लास में हमने क्या सब देखा था? इक्वेशन ऑफ लाइन देखा था, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म और इंटरसेप्ट ओनली फॉर्म, और उस पर हमने कुछ क्वेश्चंस किए थे। ठीक है, एक क्वेश्चन किया था ना, उसके बाद मैंने कहा था कि 2 क्वेश्चन और हैं लास्ट में। ठीक है, आज ऐसे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से ही, और उसके बाद हम लोग नॉर्मल वाले फॉर्म पे आएंगे। ठीक है, देखिए क्वेश्चन, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन ये क्वेश्चन करते हैं, फिर आप लोगों के डाउट लेंगे 9.2 एक्सरसाइज में जो है। फाइंड द इक्वेशन ऑफ द लाइन passing through the point of intersection of the lines फोर एक्स प्लस 7y minus 3 equal to 0 and 2x minus 3y plus 1 equals to 0. Which has equal intercepts on the axis. Which has equal intercepts on the axis. क्या कह रहा है इसमें? की जरूरत है। ठीक है, क्या कह रहा है कि 2 लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना? 2 लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। मान लो ये 2 लाइन है, एक लाइन है 4x प्लस 7y माइनस 3 इक्वल टू 0 और दूसरा है 2x माइनस 3y प्लस 1 इक्वल टू 0। ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। ठीक, और यह कह रहा है कि इस पॉइंट से एक लाइन गुजरता है ना, इस तरह से कि यह दोनों एक्सेस पे इक्वल इंटरसेप्ट बनाता है। मान लो इस पर जो है ए इंटरसेप्ट बनाता है, तो इस पर भी ए इंटरसेप्ट बनाता है ना। हमें क्या क्या पता चल गया? हमें इसी लाइन का इक्वेशन, ये जो मैंने ब्लू लाइन ड्रॉ किया है, इसी का इक्वेशन पता करना है। और क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये लाइन और ये लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करें। इसका नाम मान लो मैं पी रखता हूं। ठीक है, अब देखो अगर ये इंटरसेप्ट फॉर्म से सॉल्व होता तो हमें इंटरसेप्ट पता होना चाहिए था, पर इंटरसेप्ट तो पता है नहीं, है ना।
अब इंटरसेप्ट मालूम कैसे पड़ेगा? जब तक इंटरसेप्ट पता नहीं चलेगा हम इक्वेशन नहीं ड्रॉ कर सकते। देखो इक्वल इंटरसेप्ट है, बहुत अच्छी बात है कि हमें दोनों इंटरसेप्ट इक्वल देखिए ये बता दिया है कि इंटरसेप्ट निकालो, तुम्हारा आंसर आ गया। क्वेश्चन में इस तरह से हिंट दे रहा है कि आप इंटरसेप्ट का वैल्यू पता कीजिए और आपका है सो इक्वेशन तुरंत सॉल्व हो जाएगा। पर इंटरसेप्ट निकलेगा कैसे? इंटरसेप्ट निकालने के लिए पहले हमें ये पॉइंट है इसको पता करना होगा, ये पॉइंट का वैल्यू क्या है ये हमको मालूम करना पड़ेगा। और इसको मालूम करने के लिए क्या दिया हुआ है? बता रहा है कि ये दोनों लाइन एक दूसरे को इस पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। टेंथ स्टैंडर्ड में पढ़े थे ना, यदि दो लाइन एक दूसरे को किसी पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं देन दैट पॉइंट इज द, क्या होता है वो? सॉल्यूशन। याद आया? वो पॉइंट उसका सॉल्यूशन होता है। मतलब क्या, ये पॉइंट इस प्रकार से एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे, एक्स और वाई की जो वैल्यू आएगी वो बताएगा कि ये पॉइंट का वैल्यू क्या है ना? बना सकते हो? एक्स और वाई की वैल्यू फाइंड करो तो फटाफट। 4x + 7y = 3 और 2x - 3y = -1। इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करो। सॉल्व करो तो क्या निकला? y कितना आया और x निकालो। 1/13। देखो तो सभी का यही आया क्या? इधर तुम लोग जल्दी सॉल्व करो, वही आ रहा ना? तो अब हम क्या कर सकते हैं, ठीक है, इन इक्वेशन 3 a = मतलब ये देखो ये पॉइंट जो क्या है, ये इन दोनों लाइन का सॉल्यूशन तो दे ही रहा है, साथ ही साथ इस पर भी मतलब है, इट लाई ऑन द रिक्वायर्ड लाइन ऑल्सो। देयरफॉर 1/13, 5/13 is also lie on the required line. So it must satisfy equation 3। इसलिए इक्वेशन 3 को निश्चित रूप से सेटिस्फाई करेगा, करेगा कि नहीं? तो जब सेटिस्फाई करेगा तो x और y की वैल्यू इसमें रख देंगे, है ना? Therefore 1/13 + 5/13 = a।
This implies A equal to 6/13. Therefore, required equation of line is तीसरे में रख देते हैं x plus y equal to 6/13. 13x plus 13y minus 6 equal to 0. ये हो जाएगा, ठीक है। दोनों के क्या डाउट थे वो देख लेते हैं, पहले इसको नोट करो। जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। आज मैंने सोचा था स्ट्रेट लाइन कंप्लीट हो जाएगा, पर नहीं हो पाएगा। हो गया, मिटाता हूं मैं। ओके, आप बताइए अपने डाउट्स। 9.2 क्वेश्चन नंबर 14 और 14, 15, 16 और भी कोई है? दिखाइए क्वेश्चन, दिखाइए। Find the equation of the line through the point 0, 2 making an angle 2π/3 with the positive x-axis। तो हमें स्लोप एक तरह से दे दिया है और पॉइंट दे दिया है, ठीक है। तो इसका इक्वेशन पता चल सकता है। एक मिनट, हाँ 14, ये पुराना बुक है क्या? एक मिनट, the perpendicular from the origin to a line meets it at the point -2, 9। देखो ओरिजिन से ओरिजिन से हम एक लाइन पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं,
देखो इसका स्लोप पता चल सकता है, ओरिजिन है तो 0,0, इसका स्लोप पता चल सकता है, इसका स्लोप पता चलेगा, इसका स्लोप पता चल जाएगा, इसका स्लोप मालूम है, इस पे एक पॉइंट दिया हुआ है, पॉइंट स्लोप फॉर्म बन जाएगा। पक्का ना? इसका स्लोप पता करेंगे, उससे इसका स्लोप पता करेंगे परपेंडिकुलरिटी रिलेशन से, है ना। इसका स्लोप पता चल गया और इस पे एक पॉइंट दिया हुआ है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म से यही इसी का इक्वेशन निकालना है। समझे क्वेश्चन? क्वेश्चन में कह रहा था ओरिजिन से किसी लाइन पे परपेंडिकुलर दिए हैं, तो जिस लाइन पे पड़ा है परपेंडिकुलर उसका इक्वेशन बताइए, जबकि हमको पता है सिर्फ इसका एक पॉइंट ही दिया हुआ है, लेकिन हमें एक रिलेशन दे दिया है हिंट के रूप में कि परपेंडिकुलरिटी का है। अगर यह नहीं भी देता और यहाँ पे कोई एक्यूट एंगल दे देता तो क्या बन सकता था? निश्चित रूप से बन सकता है ना, क्योंकि हम इसका स्लोप हर हालत में फाइंड कर सकते हैं। इसका स्लोप कैसे निकाल सकते हैं? क्योंकि 2 पॉइंट दिया हुआ है, एक ओरिजिन के रूप में दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द लेंथ L in centimeter of a copper rod is a linear function of its Celsius temperature C. In an experiment, if L is equal to 124.942 and when C equal to 20 and L equal to 125.134, when C equal to 110, express L in terms of C. क्या हुआ? साइंटिफिक लैंग्वेज देख के डर गए? बहुत आसान है, बहुत ज्यादा ही आसान है। देखो इसमें डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है। इन टर्म्स ऑफ जो कह रहा है, जिसके टर्म में है वह इंडिपेंडेंट है, क्योंकि उसको हम चेंज कर सकते हैं, है ना। और जो जिस पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे लेंथ किस पे डिपेंड कर रहा है? टेम्परेचर पे। जैसे जैसे मतलब थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है, हम कॉपर रोड को गर्म कर रहे हैं और जैसे जैसे गर्म कर रहे हैं वो फैलता जा रहा है ना, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन हो रहा है रॉड का। तो यहाँ पर जैसे जैसे लेंथ इंक्रीज हो रहा है, इसका मतलब हम उसका टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, तो डिग्री सेल्सियस में जैसे जैसे उसका टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है वैसे उसका लेंथ बढ़ रहा है। तो लेंथ इज डिपेंडेंट ऑन द टेम्परेचर, सो लेंथ इज अ फंक्शन ऑफ टेम्परेचर। तो हम क्या करेंगे, इसमें y एक्सिस पे लेंथ को रखेंगे, क्योंकि यह डिपेंडेंट वेरिएबल है। इस पे हम टेम्परेचर को रखेंगे, इस सेंटीमीटर में, ठीक है। और उसके बाद 2 पॉइंट हमको पता है, एक पॉइंट है, एक पॉइंट है ये, मतलब जब C20 है, ठीक है, यहाँ पे 20 रख लेते हैं और यहाँ पे 110 रख लेते हैं, और 2 पास पास में पॉइंट ले लेते हैं। एक को रख लेते हैं 124.942 और एक को रख लेते हैं 125.134, ठीक है। तो इस प्रकार से 2 पॉइंट हमें मिल गए। एक है हमारा 20,124.942 और एक है हमारा 110,125.134। 2 पॉइंट फॉर्म है, हमको इक्वेशन पता करना है। इजी सॉल्व हो सकता है। 2 पॉइंट फॉर्म स्लोप निकल सकता है, मतलब 2 पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन पता है ना कैसे निकालते हैं, y माइनस y1 बाय x माइनस x1 इक्वल टू y2 माइनस y1 बाय x2 माइनस x1। 2 पॉइंट पता है, हम इसके बेसिस पे इसका इक्वेशन पता कर लेंगे। यही कहना है, इसी को कहना है कि जो लेंथ है l उसको c के टर्म में लिखिए। x और y नहीं लिखा है, यहाँ x और y यूज नहीं करना है, यहाँ पे l यूज करना है और यहाँ पर c यूज करना है, ठीक है। तो ऐसे लिखेंगे l माइनस L1, ठीक है, डिवाइडेड बाय c माइनस C1 इक्वल टू L2 माइनस L1 डिवाइडेड बाय C2 माइनस C1। x और y नहीं यूज कीजिएगा। बन जाएगा सवाल? पक्का?
ये ग्राफ ड्रॉ कर लीजिएगा और इस तरह से ये इक्वेशन का अप्रोच दिखाइएगा, ठीक है। थोड़ा सा लैंग्वेज यूज कर लीजिएगा, बिना लैंग्वेज के थोड़ा सा, मतलब हमेशा सवाल को सॉल्व करने से पहले गिवन ये सब चीज मान लेते हैं हम, इस तरह से हमको पता है 2 पॉइंट फॉर्म में हम इसका स्लोप मतलब इक्वेशन पता कर सकते हैं, ये सब चीज लिख के तब इसका सोल्यूशन निकालिए। तो ये 14 था, ये 15 और 16 में है द ऑनर ऑफ ए मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट ही कैन सेल 980 लीटर ऑफ मिल्क ईच वीक एट ₹14 per liter and 1220 liters of milk each week at 16 rupees per liter. Assuming a linear relation between selling price and demand, how many liters could he sell weekly at ₹17 per liter? Same question है, 2 point form। कोई x और एक को y मान लीजिए, क्योंकि इसमें कुछ ऐसे लिखा नहीं है टर्म्स में, ठीक है। तो डिपेंडेंट वेरिएबल क्या है और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है, ये बताइए। y किसको मानेंगे, रेट को मानेंगे कि उसको मानेंगे, अमाउंट जो लीटर्स में है। जो रेट है ना वह इंडिपेंडेंट है। 14 रुपीज पर लीटर पे जब बेचता है तो वह 980 लीटर बेच पाता है, और 16 रुपये पर लीटर पे बेचता है तो 1220 लीटर बेच पाता है। तो कितना लीटर बेच पाता है वो डिपेंड कर रहा है किस पे, किस रेट पे बेच रहा है। तो उसमें x किसको मानेंगे, रेट को, ₹16 पर लीटर, ₹14 पर लीटर, और y मानेंगे जितना अमाउंट वह बेच पा रहा है ना। तो इस तरह से 2 पॉइंट पता चल जाएंगे ना। इसका भी मैं ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है, ताकि आप समझ जाए। ये हमारा 14 था, ये 15, ये 16। यहां भी इस तरह से एक ले लीजिए 14, एक ले लीजिए आप 16, और यहाँ पर 17 पे हमको पता करना है ना। और 14 और 16 जो है वो इस प्रकार से दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इस पर दिया हुआ है 980 और 16 पर दिया हुआ है 1220, ठीक है। तो यहाँ पर एक पॉइंट मिल गया हमारा 14,980, और ये हमारा मिल गया 16,1220। तो 2 पॉइंट्स हमें इक्वेशन पता चलेगा x और y के टर्म में। उस इक्वेशन में हम x की वैल्यू रखेंगे और y की वैल्यू पता कर लेंगे। जो इक्वेशन हमारा आएगा उस इक्वेशन में ये 17 रखेंगे x की वैल्यू, और जो y की वैल्यू आएगी वही रिक्वायर्ड आंसर होगा। क्योंकि पूछ रहा है कि यदि हम रेट को कह रहा है एज्यूमिंग लीनियर, क्योंकि ये बता रहा है कि ये स्ट्रेट लाइन का है फंक्शन, ठीक है। तो यह एज्यूम करने कह रहा है, तो इसका मतलब ये बता रहा है कि आप स्ट्रेट लाइन का पहले इक्वेशन पता कीजिए, और जब इक्वेशन निकल जाएगा तब आप बताइए कि जब इस रेट पे बेचेंगे दूध को तो फिर कितना लीटर बेच पाएगा। क्लियर, आसान है ना। सिर्फ लैंग्वेज है जिसमें वो फंसाता है, दिमाग को उलझाता है, और कुछ नहीं है। लैंग्वेज समझ जाएंगे फिर सब आसान लगेगा। कोई साइंटिफिक लैंग्वेज यूज करता है, कोई है सो मतलब जो इसे नहीं होता सेलिंग गुड बिजनेस, इस तरह का कोई डिफिकल्ट टर्म भयावह दिखाने की कोशिश करता है। रियल लाइफ प्रॉब्लम्स भी इसी तरह से आएंगे। यदि आप उसके मतलब उसके गहराई तक जाएंगे, उसके फंडामेंटल बेस को समझना चाहेंगे, तो कुछ नहीं है, सब आसान लगता है।
इसमें कुछ नोट करना है आप लोगों को? बता दूं? मैं एक क्वेश्चन होमवर्क दे देता हूं, ठीक है? समय थोड़ा ज़्यादा लग गया इसलिए आप इसको घर से करके लाइए, तब हम लोग नॉर्मल फॉर्म पे आते हैं। देखिए, एग्जाम्पल नंबर 20, होमवर्क। सभी लोग इसको ट्राई करके कल आइएगा, हम सभी कॉपी में चेक करेंगे, बना हुआ होना चाहिए। द एरिया ऑफ द ट्राइंगल, the area of the triangle formed by the coordinate axis AXES and a line is 6 square units, and the length of its hypotenuse is 5 units. Find the equation of the line. Find the equation of the line. ठीक है, सभी लोग दिमाग लगाइएगा कैसे करना है ना? एरिया दिया हुआ है, इंटरसेप्ट जो है ना जितना बना रहा है वो भी नहीं पता है, ठीक है? वही इंटरसेप्ट ही पता करना है हमको। और दिया क्या है, जब ये राइट एंगल मतलब पे इस तरह से इंटरसेप्ट बनाता है, तो जो लेंथ होता है दोनों इंटरसेप्ट पॉइंट के बीच का, वो हाइपोटेन्यूस हुआ ना राइट एंगल ट्रायंगल का, तो उसका लेंथ दिया हुआ है 5 यूनिट, और एरिया दिया हुआ है। एरिया दिया है तो बड़ा हिंट दिया हुआ है, ठीक है? उसका जो एल्टीट्यूड और जो बेस होगा वही उसका इंटरसेप्ट हो जाएगा। नेक्स्ट नॉर्मल फॉर्म। लास्ट क्लास में हमने एक बात बताई थी कि अगर कोऑर्डिनेट एक्सिस पे कोई लाइन ओरिजिन से पास नहीं होता है तो निश्चित रूप से एक्स और वाई दोनों पे इंटरसेप्ट फॉर्म करेगा, ठीक है? तो मान लीजिए ये एक लाइन है, ये एक लाइन है। सबसे पहले नॉर्मल वर्ड का क्या मतलब होता है? परपेंडिकुलर डिस्टेंस, है ना? किसी भी पॉइंट से अगर हम किसी लाइन पे नॉर्मल ड्रॉ करते हैं, इसका मतलब हम उस पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, है ना? तो जनरली कोई लाइन है उस पर नॉर्मल क्या होगा? ये लाइन एल है, इस पे हम नॉर्मल ड्रॉ करना चाहते हैं, तो हम ओरिजिन से ड्रॉ करेंगे, ठीक है? ओरिजिन से और ये डिस्टेंस है, इसको हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए, ठीक है? तो ये जो नॉर्मल है ये ओरिजिन से इस लाइन पर परपेंडिकुलर डिस्टेंस हुआ, P इक्वल टू नॉर्मल
टू लाइन L, ठीक है। और नॉर्मल का मतलब हुआ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। डिस्टेंस कभी निगेटिव हो सकता है? नहीं, तो P का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए। अब ये जो है पॉजिटिव एक्स एक्सिस से एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो रोटेशन बनाता है वो अल्फा का बनाता है, ठीक है। ये अल्फा फर्स्ट क्वाड्रेंट में हो सकता है, सेकेंड क्वाड्रेंट में हो सकता है, थर्ड में हो सकता है, फोर्थ में हो सकता है ना। इस प्रकार से जो अल्फा की वैल्यू होगी वह अलग अलग हो सकती है। तो अल्फा के कारण जो है यह रोटेट, मतलब ये जैसे कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में इस प्रकार से दोनों जगह पॉजिटिव इंटरसेप्ट बना रहा है, फिर इधर जाएगा तो एक पॉजिटिव और एक निगेटिव, फिर इधर दोनों निगेटिव, फिर इधर जो है सो एक पॉजिटिव एक निगेटिव, इस प्रकार से जो अलग अलग डायरेक्शन में ये अल्फा के रोटेशन पे रहेगा ये, ठीक है। लेकिन पी को हमेशा पॉजिटिव लेना चाहिए। अब हम ये जो पॉइंट है इसको एन मान लेते हैं, नॉर्मल एन, ठीक है। इसको ए मान लेते हैं, इसको बी मान लेते हैं, है ना। यहाँ पे हमको इसके टर्म में, पी के टर्म में और अल्फा के टर्म में लाइन का इक्वेशन बनाना है। नॉर्मल फॉर्म, नॉर्मल फॉर्म मतलब हमको पी के टर्म में, और ये पी जो है वो कितना एंगल बना रहा है एक्स एक्सिस के साथ, पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल है वो कितना बना रहा है। ये बताइए अल्फा जो है इसका tan वैल्यू इस पी का क्या बताएगा? ये इस लाइन सेगमेंट का स्लोप बताएगा, ठीक है। तो वो भी लिख लेते हैं, tan अल्फा इज स्लोप ऑफ पी, ठीक है। हमें n की वैल्यू निकालनी है, n जिस पॉइंट पे है उसको p के टर्म में पता करना है कि n पॉइंट क्या हो सकता है, उसका x और y कोऑर्डिनेट। तो हम क्या करते हैं, इस पर हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं, ठीक है। ये पॉइंट का क्या नाम है, O। तो ये बताइए यदि हम OM और MN पता कर लें, है ना, तो पता चल जाएगा कि इसका कोऑर्डिनेट क्या है। तो ये बताइए OM इक्वल टू क्या होगा, अगर हम P के टर्म में लिखना चाह रहे हैं तो OM बाई P क्या होगा, अल्फा के टर्म बताइए। OM बाई P, मैं ट्राइंगल NMO के बारे में बात कर रहा हूं। ट्राइंगल NMO क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो OM बाई P क्या बता रहा है, बेस बाय हाइपोटेनियस क्या होता है, बेस बाय हाइपोटेनियस B बाई H, करेक्ट, कॉस अल्फा। तो OM इक्वल टू क्या होगा, P कॉस अल्फा। OM क्या है, एक्स कोऑर्डिनेट। इसी तरह से NM बाई P इक्वल टू क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय हाइपोटेन्यूस साइन होगा ना, साइन अल्फा। तो NM इक्वल टू P साइन अल्फा। तो हमारा इसका कोऑर्डिनेट क्या निकला, P कॉस अल्फा P साइन अल्फा, करेक्ट। हमें इसका कोऑर्डिनेट पता चल गया। हमें इस लाइन का इक्वेशन पता करना है, L का इक्वेशन पता करना है। हमको एक पॉइंट पता चल गया, क्या बच गया, कोई तो एक दूसरा टर्म बताइए। तो हम इसका स्लोप पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, कैसे पता कर सकते हैं, P का स्लोप मालूम है, L का स्लोप कैसे निकलेगा, रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, है ना, रिलेशन ऑफ परपेंडिकुलरिटी, स्लोप ऑफ L, स्लोप ऑफ L, ठीक है, इज इक्वल टू -1 डिवाइडेड बाय स्लोप ऑफ P, है ना। तो ये हो जाएगा -1 डिवाइडेड बाय tan अल्फा। तो अब हमें लाइन L का एक पॉइंट पता है और स्लोप पता है,
तो हम पॉइंट्स ऑफ फॉर्म से क्या निकाल सकते हैं, इक्वेशन पता कर सकते हैं। देयरफॉर इक्वेशन ऑफ लाइन एल, ब्रैकेट में लिख देते हैं इन पॉइंट्स ऑफ फॉर्म। पॉइंट्स ऑफ फॉर्म में क्या निकलेगा बताइए, y माइनस y1 m इंटू एक्स माइनस x1, ठीक है। m कितना है और पॉइंट कितना है ये, तो y माइनस पी साइन अल्फा इक्वल टू -1 बाय tan अल्फा इंटू एक्स माइनस पी कॉस अल्फा। अब हम क्या कर सकते हैं, इसको ऐसे ही रहने देते हैं, y माइनस पी साइन अल्फा इक्वल टू, इसको ऊपर नीचे कर दें तो tan का उल्टा cot होता है और cot का एक्सपेंशन क्या होता है, cos बाय साइन, तो cos अल्फा डिवाइडेड बाय साइन अल्फा, इसको हम माइनस साइन है तो इंटरचेंज कर देते हैं, p cos अल्फा माइनस एक्स, ठीक है। अब साइन को इस तरफ ले आते हैं तो y साइन अल्फा माइनस पी साइन स्क्वायर अल्फा इक्वल टू पी कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस एक्स कॉस अल्फा। इसको इस तरफ ले आते हैं तो एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा, या एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी। ये हुआ हमारा नॉर्मल फॉर्म, है ना, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, नॉर्मल फॉर्म ऑफ इक्वेशन। हाँ कुछ डाउट है? अच्छा, समझने पे ज़्यादा फोकस कीजिए, समझ जाएंगे, दिमाग में रहेगा बात। तो मतलब अगर फॉर्मूला भूल भी गए तो खुद से डिराइव कर लेंगे एग्जाम में। कंसेप्ट पे इतना पकड़ होना चाहिए कि फॉर्मूला याद करने की जरूरत ही ना हो। हम इसीलिए डेरिवेशन पे इतना जोर देते हैं, डेरिवेशन अच्छे से समझ लो, डेरिवेशन समझ लोगे तो फॉर्मूला एक तो बहुत आसानी से याद हो जाएगा, और दूसरा अगर भूल भी गए तो 2 मिनट लगता है निकाल लेना एग्जाम में, मतलब बोर्ड की एग्जाम में बोल रहा हूँ। लेकिन जब कंपटीशन होगा तो उसमें तो रटना ही पड़ेगा, उसमें तो कोई उपाय नहीं, समय बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, उसमें टाइम बचाना होता है। यहाँ पे एक नोट लिख लो, ये मैं अक्सर देखा हूँ बच्चे मिस्टेक करते हुए, यहाँ पे तुम लोग को इसलिए हिदायत दे देता हूँ, ऑलवेज टेक सच फॉर्म ऑफ इक्वेशन इन विच p इज टेकन पॉजिटिव। और उसका कारण क्या है, क्योंकि ये डिस्टेंस है, मतलब हम कॉस अल्फा या इधर लेफ्ट साइड वाला कुछ भी टर्म नेगेटिव रहे तो ठीक है, उधर राइट साइड में नेगेटिव टर्म नहीं यूज कर सकते हैं।
जल्दी जल्दी हाथ चलाओ। समझ समझ के लिखोगे तो गर्दन ऊपर नीचे ज़्यादा नहीं करना पड़ेगा। 2-3 लाइन समझ लो और उसको धराधर लिखो। वो 3 जो मस्केटियर थे कौन थे, पीछे बैठते थे, नहीं आ रहे हैं ना 2 दिन से उनको। मैथ के बाद आता है। हाँ ये स्टूडेंट लाइफ में इतना आलसी है, आगे कैसे सर्वाइव करेगा। आगे और डिफिकल्टी बढ़ती जाएगी लाइफ में, अभी ऐसे है तो। लेट नाइट पढ़ता होगा या फिर पढ़ाई पे कम ध्यान देता होगा। चलो ठीक है, मैं मिटाता हूँ इसे। ये कबीर साहब का दोहा सुना है? निंदक नियरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। पता है अपनी गलती हमेशा हम खुद नहीं देख पाते हैं। हम जब काम करते हैं तो लगता है कि हम हाँ अच्छा कर रहे हैं, बहुत मस्त कर रहे हैं, सब कुछ ठीक है, नजर ही नहीं आता है। ऐसी संगति होनी चाहिए जो हमारी कमियों को देखे और बताए कि ये सब कमी है, इसको ठीक करो, ये करो। कमियां लाए नहीं, है ना। जब हम उन्नति करना चाहे तो ऐसी संगति ना हो कि अवनति के रास्ते पर ले जाए। इसलिए संगति सोच समझ के बनानी चाहिए। नेक्स्ट एग्जाम्पल, फाइंड द इक्वेशन ऑफ ए लाइन whose perpendicular distance from the origin is 2 units and the angle between the perpendicular segment and the positive direction of the x-axis is 240 degree, 240 degree। p कितना है? 2 यूनिट्स। अल्फा कितना है? 240 डिग्री। मतलब लाइन कुछ इस तरह से,
ये 2 यूनिट का है, और एंगल यहाँ से बन रहा है 240 डिग्री, है ना। इसका इक्वेशन पता करना है एल का। अप्लाई करो, फॉर्मूला निकालो। ब्लू मार्कर में इंक ही नहीं। cos 240 डिग्री कितना आएगा? माइनस √3/2, और sin 240 डिग्री -1/2। ये गलत बता रहे हो लगता है, -1/2 होगा, और ये √3/2। 180 में कितना जोड़ेंगे? 60। ये 30 जोड़ दिया था। समझना हो बाबू, मिस्टेक हो जाता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा -x प्लस, अरे यार ये कह लिख दिया। ठीक है, -x प्लस, ये भी माइनस कर देते हैं, -√3y = 4। हाँ, तो x प्लस √3y + 4 = 0। ये हुआ। अब आते हैं हम जनरल फॉर्म। ये तो आसान था, फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन, कुछ नहीं था इसमें। जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन अप्लाई। ठीक है, इसमें कोई प्रूफ नहीं करना है, कुछ नहीं, बस जान लो ax प्लस by प्लस c = 0। ठीक है, और कंडीशन इसके साथ क्या है? इसके साथ कंडीशन है a एंड b नॉट इक्वल टू 0 साइमल्टेनियसली। दोनों एक साथ 0 नहीं होना चाहिए, नहीं तो फिर ये रिड्यूस टू ओरिजिन हो जाएगा। दोनों एक साथ 0 हो जाएगा तो ये ओरिजिन चला जाएगा, सिंगुलैरिटी। ठीक है, इसीलिए ax प्लस by प्लस c = 0, इसको कहते हैं जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ अलाइन। अब इसका रिडक्शन होता है, रिडक्शन, इसको रिड्यूस्ड फॉर्म में लिखा जाता है।
ठीक है, तो पहला रिड्यूस करते हैं हम इसको पॉइंट स्लोप फॉर्म में, ठीक है, रिडक्शन रिड्यूस्ड अब देखो यहां पर नहीं, पहले इसको स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में करते हैं, स्लोप इंटरसेप्ट। अब स्लोप इंटरसेप्ट में करने के लिए क्या करेंगे, बी वाई इक्वल टू माइनस ए एक्स माइनस सी, वाई इक्वल टू माइनस ए बाई बी प्लस माइनस सी बाई बी, वेयर m is equal to minus a by b and c is equal to, ये स्मॉल सी लेंगे, माइनस सी बाई बी। ठीक है, दूसरा हम लेते हैं इंटरसेप्ट फॉर्म। अब इंटरसेप्ट फॉर्म में क्या होगा कि RHS में तो 1 होता है, तो ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी। ठीक है, अब माइनस सी को नीचे ले आएंगे तो x डिवाइडेड बाय माइनस सी बाई ए प्लस y डिवाइडेड बाय माइनस सी बाई बी इक्वल टू 1। ठीक है, अब यहां पर क्या है, माइनस सी बाई ए क्या है, यह x इंटरसेप्ट है। हम इसको x इंटरसेप्ट मतलब इंटरसेप्ट ऑन x एक्सिस, और माइनस सी बाई बी क्या है, y इंटरसेप्ट। ठीक है, अब तीसरा जो है वह है नॉर्मल फॉर्म। ax प्लस बी वाई इक्वल टू माइनस सी और x cos अल्फा प्लस y साइन अल्फा इक्वल टू पी। अब देखो ये दोनों ही लाइन जो है वह मतलब ये दोनों इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, जब दो इक्वेशन एक ही लाइन को रिप्रेजेंट करे तो इसका मतलब क्या हुआ, याद करो 10th में पढ़े हो यह बात, वी हैव टू इक्वेशन ऑफ द सेम लाइन, व्हेन कैन इट बी, हाँ करेक्ट, दोनों कोइंसाइड कर रहे हैं, मतलब इस प्रकार से एक के ऊपर दूसरा ओवरलैप कर रहा है। कोइंसिडेंट लाइंस होते हैं ना, जैसे एल हुआ, इसी के ऊपर एक दूसरा लाइन एम भी है। ठीक है, दोनों का ही इक्वेशन सेम होगा। उसके लिए कंडीशन क्या होती थी याद है, हाँ कुछ तो होता था, a1 बाई a2 इक्वल टू b1 बाई b2 इक्वल टू c1 बाई c2, करेक्ट। ठीक है, देखो 10th की चीजें अभी काम आ रही है ना, a बाय कॉस अल्फा
इक्वल टू बी बाय साइन अल्फा इक्वल टू माइनस सी बाय, अरे सब लेफ्ट साइड में होता था ना, को हम भी इसी फॉर्म लिख देते हैं, माइनस सी इक्वल टू जीरो, सॉरी प्लस सी इक्वल टू जीरो माइनस पी इक्वल टू जीरो, बात वही हुआ लेकिन, है ना। तो अब क्या कर सकते हैं हमको नॉर्मल फॉर्म में इसको रिड्यूस करना है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, ए बाय कॉस अल्फा इक्वल टू सी बाय माइनस पी और बी बाय साइन अल्फा इक्वल टू, माइनस ऊपर ले आते हैं, माइनस सी बाय पी। तो कॉस कॉस अल्फा इक्वल टू क्या होगा, माइनस ए पी बाय, और साइन अल्फा इक्वल टू माइनस बी पी बाय, ठीक है। कितना आ गया, अब जो है सो उसका फॉर्म क्या है एक मैं देख लेता हूं मैं, हमको एक्चुअली पी रिमूव करना है क्या, चलो ठीक है। एक्स साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू क्या होगा, 1। यहाँ से देखो, सॉरी ये तो पॉजिटिव होता है, हमें p का वैल्यू पता चल गया है, हमको नॉर्मल देखो, हमको इस इक्वेशन का रिप्रेजेंटेशन इस तरह से करना है कि कॉस अल्फा साइन अल्फा और p ये तीनों के तीनों ही जो है वह हट जाएं और प्योरली इनके टर्म्स रहें, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, p का वैल्यू निकाले हैं, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा से p का वैल्यू इतना आया है। तो अगर हम यहाँ पे रखते हैं तो कॉस अल्फा कितना आता है, कॉस अल्फा इक्वल टू माइनस ए बाई सी इंटू सी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो सी तो सी चला गया, तो माइनस ए डिवाइडेड बाय, और साइन अल्फा इक्वल टू क्या होगा,
यहाँ भी माइनस साइन है, तो माइनस इसी तरह से तो हमें कॉस अल्फा और साइन अल्फा का टर्म ए और बी के टर्म में आ गया है ना, और पी का टर्म भी इस तरह से आ गया है। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ये जो टर्म्स हैं अगर हम कॉस अल्फा साइन अल्फा और पी की जगह इन वैल्यूज को रखेंगे तो फिर हमारा नॉर्मल फॉर्म आ जाएगा, यानी कि एक्स इंटू कॉस अल्फा की जगह क्या आया है, माइनस ए डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस वाई माइनस बी बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस सी डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 0। ये रिड्यूस हो गया नॉर्मल फॉर्म में। देखो ये जनरल फॉर्म है और ये जो है सो नॉर्मल फॉर्म है। रिप्रेजेंट करने का बात हुआ कि हम किस तरह से इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, जनरल फॉर्म को नॉर्मल फॉर्म में किस तरह से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये हुआ नॉर्मल फॉर्म ऑफ रिप्रेजेंटेशन। जहां पर हम कॉस अल्फा की जगह इसको रखे हैं, साइन अल्फा की जगह ये वैल्यू और पी की जगह पे ये वैल्यू। स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में इस तरह से सजाए हैं, इंटरसेप्ट फॉर्म में हम इस तरह से सजाए हैं और नॉर्मल फॉर्म में हम उस तरह से सजाए हैं। मतलब जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन को हम इन तीन तरह से सजा सकते हैं। ठीक है, ये वाला देखो इसमें क्या है ना कि हमको ये जनरल फॉर्म है, ये नॉर्मल फॉर्म है। जनरल फॉर्म में कोएफिशिएंट क्या है, ए बी और सी है। हमको क्या करना है, एक्स और वाई को छोड़ के अल्फा कॉस अल्फा साइन अल्फा और पी को भी इन्हीं कोएफिशिएंट के टर्म में लिखना है ना, ए बी और सी के टर्म में लिखना है। हमको ये रिमूव हो जाना चाहिए, ये हट जाना चाहिए और पी हट जाना चाहिए, सिर्फ कोएफिशिएंट टर्म रहना चाहिए। यहाँ भी वही किया ना, देखो यहाँ भी जो मतलब हम इसको स्लोप इंटरसेप्ट के फॉर्म में लिखे हैं, यहाँ पे एम एक्स प्लस सी है, वाई इक्वल टू एम एक्स प्लस सी है नहीं ना है, जो ये टर्म है इसी कोएफिशिएंट को हमने इस तरह से सजाया है, जहाँ पर ये m है और ये c है, ये छोटा सी है लेकिन यहाँ पर हम कैपिटल सी बाय बी लिखे हैं। ठीक है ना, ये जो इंटरसेप्ट फॉर्म है वो क्या पढ़ा था हमने, x बाई बी प्लस वाई बाई सी इक्वल टू 1, पर यहाँ पर हमने इसको इसी को इस रूप में सजाया है कि इन्हीं के कोएफिशिएंट के टर्म्स में इनको लिखा है, जहाँ पे ये x इंटरसेप्ट है और ये पे यहाँ पे y इंटरसेप्ट है। सारे कोएफिशिएंट टर्म यही है ना। यहाँ भी ये हमारा जनरल फॉर्म है, ये हमारा नॉर्मल फॉर्म है, और नॉर्मल फॉर्म में कॉस अल्फा है, साइन अल्फा और पी है। ठीक है, हमको ये टर्म्स रिमूव करने हैं और इन्हीं के कोएफिशिएंट टर्म वाले टर्म्स लिखने हैं। तो इसके लिए क्या करेंगे, सबसे पहले यह देखना चाहिए कि ये दोनों लाइन मतलब क्या है, कोइंसिडेंट है, एक ही पर है, इसी कारण से इनके जो ये प्रोपोर्शनैलिटी में होंगे। ठीक है, ये तीन इक्वल होंगे जो कि बताया पिछले कंडीशन से। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, हमको P की वैल्यू निकालनी है ना, और कॉस अल्फा और साइन अल्फा की वैल्यू निकालनी है। तो हम पहले क्या किए, कॉस अल्फा और साइन अल्फा को इस रूप में सजा दिए है ना, जिससे हम P की वैल्यू निकालें। P निकल गया हमारा C डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। P हमें यहाँ पर क्या था पता नहीं था, तो P का जो टर्म है सो हम यहाँ पे रख दिए और P का टर्म हम यहाँ पे रख दिए। अब साइन अल्फा और कॉस अल्फा भी प्योरली ए बी और सी के कोएफिशिएंट के टर्म में ही सज गया है ना, यानी कि कॉस अल्फा भी माइनस ए बाय, यहाँ पे देख रहे हो कहीं भी P या फिर कॉस अल्फा साइन अल्फा या P नहीं ना है, सिर्फ प्योरली यही कोएफिशिएंट टर्म है। साइन अल्फा भी यही कोएफिशिएंट के टर्म्स हैं और P तो हमने पहले ही निकाला है।
तो यहाँ जो ये है ना, इसमें कॉस अल्फा साइन अल्फा और पी, उसको हम यहाँ पे इस तरह से सजा देंगे, तो यही हमारा टर्म जो है सो नॉर्मल फॉर्म का रहेगा। ठीक है, यहाँ पे तीनों माइनस में है ना, यहाँ भी माइनस है, यहाँ भी माइनस है और यहाँ भी माइनस है। तो अगर हम माइनस को हटाना चाहें तो हटा भी सकते हैं। x इंटू ए डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर y इंटू बी डिवाइडेड बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी डिवाइडेड बाय, मतलब इसमें एक तरह से सोचो, देखो क्या कर किए हैं, अगर हम इसी टर्म में सभी टर्म ए बी और सी तीनों को ही सिर्फ इससे डिवाइड कर दें, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड कर दें, तो सच जाएगा ना उस रूप में, है ना, यहाँ भी है, यहाँ भी है और यहाँ भी है तो वही चीज। तो ये हुआ हमारा नॉर्मल फॉर्म। अच्छा, ये हम क्यों सीखे हैं इस रूप में सजाना, क्योंकि इक्वेशन तो हमेशा ऐसे दी जाती है, लेकिन हमें पूछ लेगा, मान लो ऐसा इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि हमें बताइए कि जो पी इसका वैल्यू कितना है, मतलब इस लाइन पे जो हम ओरिजिन से नॉर्मल डालेंगे उसकी वैल्यू कितनी होगी। इक्वेशन जैसा दिया हुआ, मान लो कि 5x प्लस 3y प्लस 6 इक्वल टू 0 ऐसे करके दिया हुआ है ना, और बोल देगा कि बताइए कि इस लाइन पे ओरिजिन से जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस यानी कि नॉर्मल होगा वो कितना होगा। तो हम क्या करेंगे, c बाय अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करके बता देंगे। इसलिए इस रूप में समझना जरूरी होता है, जनरल फॉर्म को हम किस किस तरीके से समझ सकते हैं। मेरी राइटिंग थोड़ी बड़ी है क्योंकि हमेशा मुझे है ना दूर बच्चे बैठे रहते थे तो उनको दिक्कत होती थी, इसलिए मैं बड़ा लिखने का आदत बना लिया।
आप सभी का मैथ है जो मेन सब्जेक्ट है ना, कि ऐसा कोई है जिनको मैथ मतलब साइड में रखे हुए हैं? जो है सो आए नहीं है ना? जो मैथ को मेन में नहीं रखे हैं वो आते नहीं हैं, उनको डर लगता है मैथ से। ये फाइनल टर्म है उधर से। तो एक हमारे पास एक शॉर्टकट भी आ गया। नॉर्मल फॉर्म जब भी कोई कहेगा लिखने के लिए तो हम क्या करेंगे, ए स्क्वायर अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से तीनों को डिवाइड कर देंगे, हो गया, है ना? इजी, तीनों को डिवाइड कर देंगे बस, सोल्यूशन आ गया। ओके, देखिए एग्जांपल, फाइंड द लेंथ ऑफ find the length of the line segment having equation 3x minus 2y plus 4 equal to 0, 3x minus 2y ठीक है, intercepted between the axes, एक लाइन है जिसका इक्वेशन दिया हुआ है, दोनों एक्सिस पे वह इंटरसेप्ट भी कर रहा है, अच्छा एक बात पूछूं, एक लाइन का इक्वेशन क्या होगा कि वो ओरिजिन से पास करे? वैसे तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस दोनों करता है पर जनरली एक्स इक्वल टू वाई, एक्स इक्वल टू वाई ओरिजिन से पास करेगा, जहाँ पे दोनों एक्स इक्वल टू जीरो वाई इक्वल टू जीरो, ये तो एक्सिस का हो गया ना इक्वेशन, और एक्स इक्वल टू वाई जो है सो हमेशा ओरिजिन से पास करेगा। एक इक्वेशन हुआ ये स्ट्रेट लाइन का।
x इक्वल टू एम एक्स, इंटरसेप्ट c इक्वल टू 0। हाँ, x इक्वल टू एम एक्स होना चाहिए सही आंसर, y इक्वल टू एम एक्स। चलो ठीक है, इस इक्वेशन में क्या दिया हुआ है? क्या पूछ रहा है? क्वेश्चन समझ में आया? ये 3x माइनस 2y प्लस 4 इक्वल टू 0 दिया हुआ है, हमको इंटरसेप्ट पता ही नहीं है। यहाँ पर मान लो कि ये a हुआ, ये b हुआ, a और b पता रहेगा तब ना उसका हाइपोटेन्यूस निकालेंगे। मतलब ये इसके बीच का डिस्टेंस पूछ रहा है, ये मान लो a है, ये b है ना। a का वैल्यू क्या होगा? a, 0, यहाँ होगा 0, b। हमको पूछ रहा है ए बी, नहीं पूछ रहा, क्या पूछ रहा है? हाँ, लेंथ ऑफ द लाइन सेगमेंट। बताओ कैसे बनेगा? ये जनरल फॉर्म है, इसको इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे। जस्ट दूसरा वाला जो फॉर्म यूज किए थे, देखो देखो पलट के, है ना। जस्ट अभी जो दूसरा फॉर्म जो चेंज किए थे, जनरल फॉर्म से इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज किए थे ना, उसी तरह से इस इक्वेशन को इंटरसेप्ट फॉर्म में कन्वर्ट करो। इंटरसेप्ट वाले फॉर्म में कन्वर्ट करो, दोनों इंटरसेप्ट का वैल्यू निकालो और उस इंटरसेप्ट वाले वैल्यू से ये जो हाइपोटेन्यूस बन रहा है राइट एंगल ट्रायंगल का, एओबी का, वो पता करो, हो जाएगा ना। आसान है। ये रेफरेंस के तौर पे है, ये माइनस आ रहा है तो मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में आ जाएगा ये। छत्तीस और 16,
क्या होगा? टू बाई थ्रू 13। नेक्स्ट एग्जांपल, ये लिख लिए। reduce the equation x plus root 3y plus 5 equal to 0 to the normal form and find the value of alpha. Reduce the equation ये to the normal form and find the value of alpha and small p. A B C क्या करना है? तीनों में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करो। फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा एंड पी, स्मॉल पी, है ना। नॉर्मल फॉर्म जस्ट तीसरा वाला जो पढ़े थे, क्या करना है? शॉर्टकट करेंगे, ठीक है। क्या करेंगे? इन तीनों फॉर्म में अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। उसके बाद पी तो हमारा ये आ जाएगा, ये हमारा कॉस अल्फा होगा, यहाँ पे हमारा साइन अल्फा होगा। वन बाई टू रूट 3/2 अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, अल्फा इक्वल टू 60 डिग्री, और पी का वैल्यू कितना आया? 5/2। लास्ट टॉपिक बच गया, जो हम डर रहे थे वही हुआ। चलो ठीक है, कोई बात नहीं। डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ लाइन और डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल लाइन, ये दो टॉपिक है, वो अंतिम टॉपिक है स्ट्रेट लाइन का। ये दोनों टॉपिक लगभग 45 मिनट लग सकता है, 45 नहीं, आधा घंटा लगेगा, 30 मिनट्स लगेगा। तो नेक्स्ट क्लास जो मंडे को होगी, कल मैथ की होती है क्लास? पता नहीं, हमको तो कहा गया थर्सडे तक ही होगी। ठीक है, तो मंडे को जो क्लास होगी उसमें ये दो टॉपिक कंप्लीट करेंगे और उसके बाद कोनिक सेक्शन स्टार्ट करेंगे। सर्कल से, सर्कल का
सर्कल के बारे में जानिए। आप लोग का होमवर्क क्या है? 9.2 तक कंप्लीट करें। 9.3 में क्या है इसमें दिखाई, तो 9.3 पुराना बुक है, नया बुक में ना बहुत कुछ चेंज हुआ है। क्वेश्चन कम हुआ है, एक्सरसाइज भी है। हाँ 9.3 भी हो जाएगा। यही दो टॉपिक, ये जो है ना, ये तो टॉपिक कराना है, उसके बाद कंप्लीट। 9.3 तक बनाइएगा आप लोग, ठीक है।